नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हम लोग कर रहे हैं HPSC PGT हिंदी की तैयारी, जिसमें हमने 2 क्लास देख ली है। आज हमारी ये 3rd क्लास है। हम लोग यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं जो हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, फैंटेसी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो फैंटेसी का प्रयोग करने वाले थे मुक्तिबोध, और NCERT में मुक्तिबोध को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो फैंटेसी का अर्थ क्या है? फैंटेसी एक कपोल कल्पना है जिसका वास्तविक किसी भी स्थान, घटना या दुनिया से कोई भी संबंध नहीं होता, मतलब कि यथार्थ से परे की चीज़ है फैंटेसी। ठीक है, तो फैंटेसी एक भाववादी शिल्प है। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में फैंटेसी का बहुत प्रयोग किया है। अगर कवि को समाज के प्रत्येक हिस्से को, इतिहास के प्रत्येक कोने को एक सूत्र में पिरोकर सभ्यता समीक्षा करनी है, तो सभ्यता के इस फैलाव विखराव को एक सूत्र में बांधने के लिए फैंटेसी एक महत्वपूर्ण काव्य उक्ति है। इसका प्रयोग पुराकथाओं और लोक साहित्य में काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, किसी विद्वान ने तो धर्म को भी फैंटेसी माना है। अगर आपको प्रश्न थोड़े से भी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना TGT PGT हिंदी की तैयारी के लिए। मुक्तिबोध ने जब फैंटेसी के सहारे लिखना शुरू किया तब कई लोगों ने उनका विरोध किया। उनके विरोधियों में मार्क्सवादियों की संख्या ज़्यादा थी। इन आलोचकों ने फैंटेसी को यथार्थ से पलायन माना। तो ये क्या कहते थे कि यथार्थ से पलायन करना है फैंटेसी। ठीक है, मुक्तिबोध की फैंटेसी उनके समाज के गहरे बोध से उपजी है, और इस फैंटेसी का सत्य उनके समाज के यथार्थ से गहरे स्तर से जुड़ा है। उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग कई रूपों में किया है। कहीं स्पर्श बहुत हल्का है तो कहीं बहुत गहरा है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में फैंटेसी के 2 रूप देखने को मिलते हैं। तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध जी ने फैंटेसी में लिखी है। तो फैंटेसी से अगर कोई प्रश्न बने तो आप इस तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। आज की क्लास की कुछ अवधारणाएं हैं, छोटे हैं प्रश्न, मतलब कि आपको पता है कि टुकड़ों में भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, आंचलिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आंचलिक उपन्यास लिखने का श्रेय किसे जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, जो कि हमने NCERT में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आंचलिकता की अवधारणा क्या है? ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाएं आंचलिक रचना की श्रेणी में आती हैं। हिंदी उपन्यास के अतीत में आंचलिक उपन्यास की अवधारणा मैला आंचल के प्रकाशन के बाद ही विकसित हुई। इस पद का प्रयोग प्रथमतः संभवतः रेणु ने ही मैला आंचल की भूमिका में किया है। तो क्या लिखते हैं वो? यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथांचल है पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस किताब का कथा क्षेत्र बनाया है। तो ये है फणीश्वर जी का कथन। ठीक है, इस उदाहरण से 2 तथ्यों पर विशेष बल है। एक कथा क्षेत्र का पिछड़ापन होना, और दूसरा गांव से उसका अनिवार्य संबंध होना। तो ये थी आंचलिकता की अवधारणा। अगला हमारा प्रश्न है, नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, तो नई कहानी में तलाश पात्रों की नहीं, यथार्थ की है। नई कहानी में मतलब यथार्थ पर ज़्यादा बल दिया गया, यथार्थ की बात की गई। ठीक है, समाज के यथार्थ को उजागर किया गया। पात्रों के माध्यम से यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। नई कहानी ने कल्पना का सहारा छोड़कर यथार्थपरक चित्रण किया है। नए कहानीकार ने अनुभूत और भोगे हुए क्षणों को यथार्थ के रंगों में प्रस्तुत किया है। नीति, संस्कृति, सत्य, पुण्य
और पवित्र आज शब्द मात्र हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। एक और मूल्यों का ध्वंस है, दूसरी ओर मूल्यों के निर्माण का संघर्ष भी है। जीवन में घोर अनास्था और निराशा का कारण समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के कारण ही जीवन में क्या है, निराशा आई है। अवसरवादिता, धूर्तता और स्वार्थ ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विकृत किया है। परमात्मा का कुत्ता, जानवर और जानवर, चीफ की दावत आदि इसके उदाहरण हैं। अब नई कहानी की कुछ शिल्पगत विशेषताएं आप कह सकते हैं या भाषा की विशेषताएं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकती हैं? इसके अतिरिक्त नई कहानी ने संपूर्णता को महत्व दिया है। तो नई कहानी में संपूर्णता की बात की गई है। नई कहानी ने कल्पना का सहारा छोड़कर यथार्थ पर चित्रण किया है। नई कहानी में ब्यौरों का या वर्णन की अपेक्षा बिंबों और प्रतीकों के उपयोग के प्रति आग्रह है। तो नई कहानी में अधिकतर क्या बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। पहले की स्पाट या सीधी शैली की जगह सांकेतिक चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। व्यंग का प्रयोग कर यथार्थ को गहराई से पकड़ा गया है। तो व्यंग के द्वारा यथार्थ को उजागर किया गया है। भाषा में ताजापन है। तो ये हो गई नई कहानी से जुड़ी उसकी विशेषताएं, नई कहानी की विशेषताएं। अगला हमारा प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, क्योंकि निराला भी हमारे सिलेबस में है और मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला को। तो निराला ने मुक्त छंद को किस रूप में परिभाषित किया है, स्पष्ट कीजिए। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, यद्यपि उसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक आधार ढूंढना अत्यंत कठिन है। मुक्त छंद को निराला ने जातीय मुक्ति के व्यापक संदर्भ से जोड़ा है। निराला कृत मुक्त छंद को आज जो इतना महत्व दिया जाता है वही प्रारंभ में केंचुआ अथवा रबड़ छंद के उपहासास्पद नामों से अभिहित हुआ था। मतलब जब निराला जी ने इस छंद का प्रयोग करना शुरू किया तो उपहास उड़ाया गया केंचुआ और रबड़ छंद नाम देके इसको, ठीक है। मुक्त छंद वह है जिसके चरणों की संख्या और विस्तार पूर्ण अनिश्चित एवं स्वतंत्र रहते हैं। केवल लय आधार आधोपांत एक सा रहता है। इसमें मुख्य क्या होती है, लय होती है। अर्थात मुक्त छंद का आधार मात्रा वर्ण तुक कुछ भी नहीं, केवल लय है। यहाँ पर यह मिस है। निराला मुक्त छंद को भी छंद की भूमि में मानते हैं, चाहे उसमें वर्ण मात्रा गण सभी का ध्यान रखा गया हो। तो अपनी रचना परिमल की भूमिका में उन्होंने क्या कहा है, ऊपर जितने प्रकार के अतुकांत काव्य के उदाहरण दिए गए हैं सब एक एक सीमा में बंधे हैं। एक एक प्रधान नियम सब में पाया जाता है। गण वृत्तों में गणों की श्रृंखला, मात्रिक वृत्तों में मात्राओं का साम्य, वर्ण वृत्तों में अक्षरों की समानता रहती है। कहीं भी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। इस प्रकार के दृढ़ नियमों में बंधी हुई कविता कदापि मुक्त नहीं हो सकती। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमिका में रहकर भी मुक्त है। इस पुस्तक के तीसरे खंड में जितनी भी कविताएं हैं सब इसी प्रकार की हैं। लय काव्य का प्राण है, तो वो क्या मानते थे कि लय काव्य का प्राण है, लय को महत्व देते थे। छंद एक धारणा है और लय एक संवेदना है। तो संवेदना काव्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जितना भी कृतिकार संवेदनशील होगा उतनी ही अच्छी रचना रच पाएगा। तो एक कवि लेखक का संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। आगे है शब्द शक्तियाँ, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं? हमारे विचार विनिमय और आत्माभिव्यक्ति का सरलतम साधन भाषा है। तो हम अपने भावों की जो अभिव्यक्ति है वो किससे करते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा वाक्यों से बनती है। ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है वाक्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहते हैं। कोई भी शब्द जब सार्थक शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद कहलाता है, ठीक है। काव्य रचना में कुशल उपयुक्त शब्द प्रयोग का अत्यंत महत्व है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं।
भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों के विवेचन की एक लंबी परंपरा रही है। यह विवेचन इतना सुचिंतित, गंभीर, सूक्ष्म और विद्वत्तापूर्ण है कि आज के विद्वान, भाषा वैज्ञानिक एवं काव्यशास्त्री भी विमुग्ध हो जाते हैं। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चाक, कुम्हार कारण हैं तथा चाक का घूमना व्यापार है जिससे घड़ा बनता है, उसी अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कारण हैं तथा अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कारण है, ये रिपीट हो गया, तथा अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियों के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उन प्रश्नों से रूबरू कराऊं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ताकि आप उनको पढ़ पाएँ, ठीक है, और अच्छा पेपर कर पाएँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।